आज हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन पे। डिसोसिएशन का मतलब होता है कि कट जाना या अलहदा हो जाना। यानी डिसोसिएशन में हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया से कटने लगते हैं या अपने आप को इर्द गिर्द की दुनिया से अलहदा तसव्वुर करने लगते हैं। सबसे बड़ी वजह इन सिम्टम्स के होने की होती है आपके बचपन या टीन एज में कोई ऐसा खौफनाक वाक़या, कोई ट्रॉमा जिसने आपको ट्रॉमाटाइज कर दिया हो, जैसे कि कोई फिजिकल असॉल्ट, कोई सेक्सुअल असॉल्ट या कोई खौफनाक किस्म का एक्सीडेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसने आपको ट्रॉमाटाइज कर दिया। मिसाल के तौर पे जिस वक्त पे वो वाक़या होता है उस वक्त पर बहुत सारे बच्चे या टीनेजर्स जो हैं वो डे ड्रीमिंग शुरू कर देते हैं या ख़याली दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं, या फिर उनकी तवज्जो जो है वो यानी आपको महसूस होगा कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं। यानी इस तरह की उनकी सिचुएशन बनना शुरू हो जाती है। इसी तरह से वो इर्द-गिर्द के माहौल से कटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये ऑफ एंड ऑन हो रहा होता है तो हमें इतना पता नहीं चलता। विद टाइम आहिस्ता-आहिस्ता ये बिहेवियर्स जो हैं ये स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये स्ट्रेंथन होते हैं और बढ़ते चले जाते हैं तो उसके नतीजे में प्रॉपर डिसोसिएशन का इशू होना शुरू हो जाता है। डिसोसिएशन दो तरह की ज़्यादातर नज़र आती है। एक होती है डीपर्सनलाइजेशन और एक होती है डीरियलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन में हमें अपनी ज़ात यानी अपना जिस्म हमें महसूस होता है कि जैसे ये मेरा अपना नहीं है, कि जैसे कि मैं अपने जिस्म को देख रही हूँ कि ये काम कर रहा है। तो इसी तरह से डीरियलाइजेशन में हमें इर्द-गिर्द की दुनिया जो है वो हकीकी नहीं महसूस होती। इसके अलावा भी कई किस्म की डिसोसिएशन होती है, लेकिन ये सारी डिसोसिएशंस किसी न किसी ट्रॉमा की वजह से शुरू होती हैं। ट्रॉमा की वजह से ये इस वजह से शुरू होती हैं कि जब हम किसी भी खौफनाक वाक़े को फ़ेस करते हैं, जैसे कि किसी ने मारा आपको या नुकसान पहुँचाया, तो उस वक़्त पे हमारे 2 तरह के रवैये होते हैं जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फ़ाइट और फ़्लाइट। इन दोनों में से किसी एक पर हमने अमल करना होता है। लेकिन बच्चे जो कि छोटे होते हैं या टीनेजर्स होते हैं वो फ़ाइट या फ़्लाइट नहीं कर पाते, वो फ्रीज़ हो जाते हैं। यानी कि उसी जगह पे सेंसलेस से वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और जब उनको नुकसान पहुँचाया जाता है तो वो उस जगह से मूव नहीं कर पाते, और इस वजह से ये जो फ्रीज़ होना है ये विद टाइम उनको डिसोसिएट कराना शुरू कर देता है। उस वक़्त पे उनको नमनेस फ़ील होना शुरू हो जाती है, यानी उनको लगता है कि जैसे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़हन बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, और उसकी वजह से वो आहिस्ता-आहिस्ता अपने इन प्रॉब्लम्स को फ़ेस करने से भागना शुरू हो जाते हैं। इसमें एक अहम बात ये है कि ये जो डिसोसिएशन होती है ये हमारे दिमाग का एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है। यानी हम अपने ट्रॉमा को दोबारा से याद करने या उस वाक़े के ज़ेरे असर जो हमारी तकलीफ़ है उसको महसूस करने से भागने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हम डिसोसिएट करना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि डिसोसिएशन एक हेल्दी रवैया है, लेकिन तब जबकि ट्रॉमा के फ़ौरन बाद हो रहा है या ट्रॉमा के बाद इसको थोड़े से वक़्त के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम दोबारा से नॉर्मल लाइफ़ की तरफ आएँ। लेकिन जब हम इसे मिसयूज़ करना शुरू हो जाते हैं, यानी उसके बाद हम हर वक़्त या तो ट्रॉमा को दोबारा से याद कर रहे होते हैं, जैसे कि मोस्टली हमारे पास जब केसेस आते हैं तो वो ट्रॉमा से ट्रॉमाटाइज्ड हुए हुए होते हैं, जैसे कि पीटीएसडी फेस कर रहे होते हैं। तो उस सूरत में ये होता है कि वो बार डेली रूटीन में ट्रॉमा को रीलिव कर रहे होते हैं, उसके फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं, उसकी थॉट्स आ रही होती हैं, उसके ट्रिगर्स होते हैं, यानी किसी चीज़ को देखकर वो ट्रॉमा याद आ जाएगा, किसी जगह से वो ट्रॉमा याद आ जाएगा, किसी शख्स को देखकर अगर उस शख्स ने नुकसान पहुँचाया तो उसको देखकर ट्रॉमा याद आ जाएगा। तो वो रीलिव कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इस रीलिव करने की वजह से वो फिर बहुत ज़्यादा डिसोसिएट करना शुरू हो जाते हैं, यानी वो
अपनी इस रियल लाइफ जो कि उन्हें तकलीफ दे रही है, जो टेंशन दे रही है, जो उन्हें सुकून से नहीं रहने दे रही, उस रियल लाइफ से हट के वो अपनी एक इमेजिनरी लाइफ बनाना शुरू हो जाते हैं। वो इमेजिनरी लाइफ जो है अगर डे ड्रीमिंग की शक्ल में हो तो उन्हें बहुत पसंद आना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर वो उसको उसमें प्रॉपर डिसोसिएट करना शुरू हो जाए, जैसे कि डीपर्सनलाइज करना शुरू हो जाए या डी रियलाइजेशन की तरफ चले जाएं, तो फिर उनको उससे तकलीफ भी होना शुरू हो जाती है, वो अनईजी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जितनी बात अभी मैंने आपको बताई, इससे हमें ये बात समझ आती है कि जब भी हम इस तरह के सिम्टम्स महसूस करते हैं तो ये सिम्टम्स असल में हमारे दिमाग के हमें उस पेन से बचाने के लिए होते हैं। तो हमने इन सिम्टम्स को हैंडल करना है, इनको बुरा नहीं फील करना कि ये कोई नुकसानदेह चीज़ है। जैसे कि मैं पैनिक अटैक के हवाले से भी आपको बता चुकी हूँ, बिल्कुल उसी तरह से डिसोसिएशन जो है, जब तक वो डिसऑर्डर ना बन जाए, और डिसऑर्डर बनने में जो है वो बहुत से स्टेप्स होते हैं जो कि हमें पता होते हैं कि हमने देखना होता है। मोस्टली लोग अगर हमारे साथ बहुत ज़्यादा ट्रॉमा के साथ और पीटीएसडी के साथ भी आते हैं तो उनके प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें डिसोसिएशन भी हैंडल हो सकती है। इसके कुछ और सिम्टम्स जो कि हमें तंग कर सकते हैं, उनमें एक होता है कि हम बहुत सी बातें भूल जाते हैं, लेकिन हम अक्सर भूल रहे होते हैं बातें। तो वो कौन सी भूलने वाली बातें हैं जो कि इस तरह से डिसोसिएशन से लिंक्ड होती हैं? जब हम रूटीन में अपने बहुत सी बातें भूलते हैं तो वो हमें याद भी आ जाती हैं, और हम उनको फिर याद अगर नहीं कर पाते तो हम उनको छोड़ देते हैं और हम कहते हैं ठीक है, जब याद आ जाएगी तब याद कर लेंगे। लेकिन डिसोसिएशन से रिलेटेड जो होता है कि हम बहुत ज़्यादा यानी स्ट्रेस की वजह से हम उनको बिल्कुल भूल जाते हैं और हमें याद ही नहीं होता कि उस वक्त पे क्या हुआ था, लेकिन हमें याद करने का दिल भी नहीं कर रहा होता। यानी ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हो रही हूँ कि क्या था, याद क्यों नहीं आ रहा। मोस्टली एंजाइटी में ऐसा होता है कि हम याद करने की कोशिश करते हैं और हमें याद नहीं आती बातें, लेकिन जब हम डिसोसिएट कर रहे होते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें बिल्कुल वो आपकी लाइफ का पार्ट ही बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, यानी आपको उसमें कुछ भी याद नहीं। जैसे कि कई लोग इस तरह के सिम्टम्स बताते हैं कि मैं गाड़ी में बैठा और मैं किसी और जगह पहुंचा, और जब वहाँ पहुंचा तब मुझे पता चला कि मैं इस जगह पे पहुंच गया और मुझे याद नहीं था कि मैं कैसे गाड़ी में बैठा और किस तरह से ड्राइव करके मैं उस जगह पे पहुंच गया। तो वहाँ पर पहुंचने की वजह से उसे रियलाइज हुआ कि मैं किसी और जगह पे पहुंच गया हूँ। तो इस तरह के सिम्टम्स भी हो जाते हैं। नमनेस अक्सर होती है, यानी ज़हन बंद सा फील होता है, यानी लगता है कि जैसे एक्टिव नहीं है ज़हन। और इसी तरह से फॉगी फील होता है, धुंधला सा फील होता है, यानी हर चीज़ जो है उस पर धुंध छाई हुई है, जैसे ड्रीम की तरह लगता है, ख्वाब की तरह लगता है, हकीकत नहीं लगती। अपना आप महसूस नहीं होता, अपने जिस्म को महसूस नहीं कर पाते। कई दफ़ा लगता है कि मेरे हाथ मुझे महसूस नहीं हो रहे। लेकिन ये सारे सिम्टम्स हमारे स्ट्रेस की वजह से हो रहे होते हैं, जो स्ट्रेस हमें किसी ट्रॉमा ने दिया होता है। तो इस तरह की सूरत हाल में अब हमें करना क्या है? और इसमें जो करने वाले काम हैं उनमें से कुछ काम ऐसे हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर काम इसमें से जो है वो थेरेपी में होते हैं। थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है ट्रॉमा की ट्रीटमेंट के लिए। पीटीएसडी या ट्रॉमा के कोई और इश्यूज जो हैं उनके साथ आपने हमेशा ये जहन में रखना है, डिसोसिएशन हो या कुछ भी हो, इसको थेरेपी की ज़रूरत होती है। थेरेपी होगी तो आप बहुत बेहतर हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू हो जाएंगे। अगर थेरेपी नहीं लेते तो हम इसी तरह से ट्रॉमाटाइज्ड ही रहते हैं, स्ट्रेस्ड ही रहते हैं और हमारे सिम्टम्स बढ़ते रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें सॉल्यूशन की तरफ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेंस है, लेकिन एक्सेप्टेंस इंसान खुद से नहीं दे पाता अपने आप को, इसलिए कि वो तो डिनाइल की तरफ जा रहा होता है। उसको तो हो रहा होता है कि मैंने इस तकलीफ से भागना है। तो एक्सेप्टेंस हमने दिलानी होती है, इसलिए कि जब तक मैं तकलीफ को एक्सेप्ट नहीं करूँगी तब तक उस तकलीफ का असर अपने ऊपर ख़त्म नहीं कर सकती। इस कंसेप्ट को सामने रखते हुए हमने एक्सेप्टेंस दिलानी होती है, और एक्सेप्टेंस जो होती है वो हम
अपनी इमोशंस को भी दिलाते हैं और अपनी थॉट्स को भी दिलाते हैं। यानी सोच को क्लैरिटी देना कि हाँ, ये सब हो चुका है और मैं इस सूरत हाल से गुजर चुकी हूँ और अब मैं इस वक्त पर उस सिचुएशन से निकल चुकी हूँ। इस चीज़ को एक्सेप्टेंस, यानी मेरी ज़ात जो है वो 6 साल बाद की ज़ात है, उस वक्त की नहीं है। तो मैं एक तो इस गैप के बाद इस वक्त पे उसको महसूस करने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरा ये कि मैंने उसको एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ, 6 साल पहले वो वाकया हुआ था और मैं आज भी उसको रिलिव करती हूँ, इसलिए कि मेरी आदत बन चुकी है। जब हम एक्सेप्टेंस दे देते हैं और टाइम का हम अपने आप को रियलाइजेशन देते हैं, ये रियलाइजेशन हम डे टू डे अपने आप को हर रोज़ 1 दफ़ा या 2 दफ़ा दे सकते हैं कि काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है, आज की बात नहीं। और अगर कोई शख्स डे टू डे इस तरह के ट्रॉमा को फेस कर रहा है तो फिर उसको अपने आप को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करवाना होता है। जो ऐसी सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जिसमें कि वो हर वक्त फियरफुल होते हैं, तो फिर उनकी ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर एंग्जाइटी और पीटीएसडी को सामने रखते हुए होने की ज़रूरत होती है। तो एक्सेप्टेंस के बाद आ जाता है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन हमारी डिसोसिएशन के जो सिम्टम्स होते हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से कम कर सकती है। रिलैक्सेशन जो है ये हमारे हर ज़हनी प्रॉब्लम का हल है, लेकिन टोटल हल नहीं है, पार्शल हल है, इसलिए कि इसके साथ साथ हमें ज़हन की ट्रेनिंग भी करनी होती है और इमोशंस को भी बैलेंस में लाना होता है। लेकिन रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी होती है। जब हम किसी ट्रॉमा को रिलीव करते हैं डेली, या पीटीएसडी फेस कर रहे होते हैं, या डिसोसिएशन हमें प्रॉब्लम दे रही होती है, तो उस वक्त पर तो हमें रिलैक्सेशन की डबल ज़रूरत होती है। तो रिलैक्सेशन के लिए डीप ब्रीदिंग, बॉडी रिलैक्सेशन, ये सब जितनी भी मैं अब तक बता चुकी हूँ उन सबको तो आपने करना है। लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन होती है विजुअलाइजेशन की, यानी गाइडेड इमेजरी की। ये रिलैक्सेशन जो है ये हमें बहुत सूदिंग इफेक्ट देती है। यानी हम अपने आप को किसी भी सिक्योर और सेफ जगह पर और बहुत ही खूबसूरत जगह पर इमेजिन करके अपने आप को उसमें सेफ्टी महसूस कराएं, अपने आप को बताएं कि मैं इस सिचुएशन में महफूज हूँ, मैं अपने आप को सेफ रख रही हूँ और ये सिचुएशन, ये सूरत हाल बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बहुत ही खूबसूरत सीनरी है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ, जिसको मैं देख रही हूँ और जिसके कलर्स, जिसकी खूबसूरती को मैं महसूस कर रही हूँ। ये विजुअलाइजेशन जो होती है ये बहुत ही इफेक्टिव होती है। इससे हमें सुकून मिलता है। डेली 1 दफ़ा या 2 दफ़ा अगर आप इस तरह से विजुअलाइज करें तो उसमें आप बहुत बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन जो है ये भी अगर हम थेरेपी में प्रॉपर कराएं तो आप अच्छे तरीके से सीख सकते हो। अदरवाइज़ मैंने कुछ टेक्निक्स वगैरह जो वीडियोस में बताई हुई हैं उनमें भी बताया हुआ है, आप इसको खुद से भी अमल कर सकते हो, लेकिन थेरेपी में हो जाए तो बेहतरीन काम है। इसके बाद अगली टेक्निक जो है जो कि आप खुद कर सकते हो वो ग्राउंडिंग टेक्निक है। ग्राउंडिंग टेक्निक का मतलब होता है कि हम इर्द गिर्द के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करें, अपनी पांचों सेंसेस को उसके साथ कनेक्ट करें। पांचों में से किसी एक को, दो को या पूरी पांचों को। जैसे कि आप जूता उतार के पाँव ठंडे फर्श पर रख कर चलें और उसको महसूस करें कि मैं फर्श पर, ठंडे फर्श पर पाँव रख के चल रही हूँ, या मट्टी पर चलें और उसको महसूस करें, घास पर चलें उसको महसूस करें। इससे आपको एक सूदिंग इफेक्ट आता है। आप फिर उसको जब महसूस करते हो तो आपकी इमोशंस रिलैक्स होना शुरू हो जाती हैं, आपकी इमोशंस स्टेबलाइज होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से आप किसी भी कलर की चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देख सकते हो कि मैं अब हर ब्लू चीज़ को देखूंगी और ब्लू चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने ब्लू चीज़ों को देखना है और उनके बारे में सोचना है। इसी तरह से आप आइस जो होती है, बर्फ़, उसको हाथ में रख के उसकी ठंडक को महसूस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर सर्दी का मौसम हो तो हीटर के आगे हीट को महसूस करके अपने आप को फील कराएं कि कितनी सूदिंग है ये। तो इस तरह से आप अपने आप को बहुत सी टेक्निक से
बेहतर फील करा सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट हो। दूसरे लोगों के साथ इस तरह से कनेक्ट हो कि आपको उनके बारे में भी पता चले कि उन्होंने कितने ट्रॉमास फेस किए हैं और आप उनके साथ शेयर कर सकें कि आपने क्या ट्रॉमा फेस किए हैं। मोस्टली हमारी सोसाइटी में लोग इन बातों को ओपन ही नहीं करते, और ख़ास तौर पे अगर सेक्सुअल इश्यूज हो, सेक्सुअल असॉल्ट हो, उसको तो बिल्कुल भी ओपन नहीं करते, जबकि ओपन ना करना भी एक बहुत नुकसानदेह चीज़ है। एक तो जिसने फेस किया उसके साथ ये नुकसान उसको महसूस होगा कि उसके साथ कोई बहुत ही गलत काम हो गया जिसकी वजह से वो अब एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी उसकी प्रॉब्लम भी एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में और वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सोच उसके जहन में आ जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। दूसरा ये होता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता कि किस किस तरह की सिचुएशन में इस तरह के जो एब्यूज़ हैं या असॉल्ट्स हैं या नुकसान पहुंचाना ये हो रहे होते हैं और कौन कौन लोग होते हैं जो कर रहे होते हैं। तो हमें इन बातों को जब हम ओपन करते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम इनको फैलाएं और लोगों को रियलाइज़ कराएं कि क्या क्या सूरत हाल है, जिससे हमने अपने बच्चों को, चाहे वो चाइल्डहुड में है चाहे टीन एज में है, उनको इन सिचुएशंस से बचाना है। जी जनाब। इसके साथ साथ आप एक और तरीके से अपने आप को बेहतर फील करा सकते हैं, यानी जब आप बच्चे थे उस वक्त पे आपने ये सब फेस किया और आज आप बड़े हैं, आज आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आज आप इन सब बातों को समझते हैं, तो अपने आप को ये रियलाइज कराना कि आज मैं सेफ हूँ, इसलिए कि आज मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर है। और उस वक्त के बच्चे को सूद करना, उसको केयर देना, उसको ख्याल करना कि कोई बात नहीं, अगर तुमने इस तरह से सफ़र किया तो आज मैं स्ट्रांग बन गई हूँ और मैं अब तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। तो ये फीलिंग्स जब आप अपने आप को देने लगते हैं तो आपकी डिसोसिएशन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। क्यों? इसलिए कि आपने उस रियलिटी को एक्सेप्ट करके उसे हैंडल करने के प्लान करना शुरू कर दिए। जब आप हैंडल करना सीख जाते हैं तो फिर आपको उससे भागने या अपने आप को उस पेन को ना फेस करने की तरफ नहीं ले जाना होता, आप उस पेन को फेस करके हैंडल कर सकते हैं। जी, इसमें एक टेक्निक जो EMDR की टेक्निक है वो बहुत ही खूबसूरत टेक्निक है, उसको हम कहते हैं बायलेटरल स्टिमुलेशन। बायलेटरल स्टिमुलेशन जो है इसके बारे में मैं एक पूरी वीडियो करूंगी और आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से होती है। ये EMDR CBT की तरह एक टेक्निक है, एक थेरेपी है, जिसमें बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि हमें इमोशंस को, हमारी इमोशंस को स्टेबलाइज करने और हमें रिलैक्स रखने में मदद देती हैं। तो इन्हीं में से एक है बायलेटरल स्टिमुलेशन। बायलेटरल स्टिमुलेशन जो होती है उसमें हम दोनों तरफ जो है अपने मुख्तलिफ चीज़ों से अपने ब्रेन के दोनों साइड्स को स्टिमुलेट करते हैं वन बाय वन। जैसे कि आप एक तरफ चुटकी बजाएंगे फिर दूसरी तरफ बजाएंगे, फिर एक तरफ बजाएंगे फिर दूसरी तरफ बजाएंगे, या एक तरफ क्लैप फिर दूसरी तरफ क्लैप, यानी आप एक तरफ और फिर दूसरी तरफ, या फिर आप एक तरफ टैप करते हैं फिर दूसरी तरफ करते हैं, फिर एक तरफ करते हैं फिर दूसरी तरफ करते हैं। इसमें जब आप थोड़े से टाइम, जैसे 1 मिनट या आधा मिनट या 2 मिनट, आप आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा टाइम बढ़ाते जाते हैं और आप टैपिंग करते हैं या स्टिमुलेशन देते हैं, तो उसके नतीजे में आपका जहन जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें एक माहौल, इस सूदिंग सा, रिलैक्सिंग सा माहौल बनाना होता है और उस ट्रॉमा को याद करके उसके साथ ये जब हम सेंसेशंस देते हैं या स्टिमुलेशंस देते हैं तो वो ट्रॉमा की जो इंटेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। लेकिन ये टेक्निक जो है ये प्रॉपर तरीके से हम थेरेपी सेशन में करा सकते हैं। अभी आपको ये इसके जो मैंने टेक्निक जितने स्टेप्स बताए हैं ये टोटल स्टेप्स नहीं है, इसलिए आप ये खुद नहीं कर सकते हो। इसी तरह से DBT की है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, ये मैं कई दफ़ा सजेस्ट करती हूँ। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर जो है ये भी बहुत फ़ायदा देता है, लेकिन ये भी अगर थेरेपी सेशन में हो तो बेहतरीन हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर का मतलब होता है कि आप उस ट्रॉमा को
बार बार सोचें और बोलें और एक्सप्रेस करें और लिखते जाएं, या जो आपका है थेरेपिस्ट उसको बताते जाएं, और आहिस्ता आहिस्ता आप उसके साथ डिसेंसिटाइज होना शुरू हो जाते हैं। यानी पहले जब आप ट्रॉमा को सोचते हैं तो आप उसे महसूस करते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं, अपने थेरेपिस्ट को बताते हैं, तो आप उसको एक्सप्रेस करते हैं। तो महसूस करना और एक्सप्रेस करना, इसमें फ़र्क होता है। इससे फिर हम बेहतर होना शुरू हो जाते हैं।